गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। तो जहाँ से छोड़े थे एंजाइम्स का लगभग हम कवर किए थे, कल एक लास्ट टॉपिक देते थे, उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धा, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्पर्धा संदमक हिंदी वालों के लिए। तो प्रतिस्पर्धा संदमक कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ये क्या होता है ना। जैसे आप ये एंजाइम देखें तो एंजाइम में ये क्या है, एक प्रोटीन है जिसमें कुछ एक्टिव साइट है। ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट में कौन बैठता है, सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है और ये आगे जाके क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हम किसको बोल रहे हैं, जैसे मान लो इसका सबस्ट्रेट कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का होगा जो इसमें जाके फिट हो जाए। सही बात है। इसी के जैसा सेम टू सेम दिखने वाला, सेम शेप का, ये सिमिलर इन शेप, क्या बोल रहे हैं इसको, सिमिलर इन शेप का कोई मॉलिक्यूल क्या होगा जो इसका सबस्ट्रेट नहीं है बट दिखता उसी के जैसा है। तो क्या चांस है कि ये भी जाके यहाँ पे बैठ सकता है, बट इसका ये सबस्ट्रेट नहीं है। सबस्ट्रेट नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन ये जाके बैठ के एक्टिव साइट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया तो अब ये सबस्ट्रेट को मौका नहीं मिल रहा है कि ये जाके यहाँ बैठे। सबस्ट्रेट नहीं बैठेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बैठेगा तो एंजाइम का एक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। क्योंकि दोनों सेम दिखते हैं तो सेम एक्टिव साइट में बैठने के लिए दोनों कंपटीशन करते हैं। अगर ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा चांस है कि प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी, तो ये ज्यादा जाके बैठ जाएगा, इसको कम चांस मिलेगा। कम चांस मिलेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इसका आपको एक एग्जांपल याद रखना है। एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम का ओरिजिनल सबस्ट्रेट क्या है, ओरिजिनल सबस्ट्रेट क्या है इसका, सक्सिनेट। सक्सिनेट बोल के एक बायोमॉलिक्यूल होता है जो जाके इस एंजाइम में बैठता है और प्रोडक्ट बनके फ्यूमारेट बनता है। अपने को उतना याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का सबस्ट्रेट है सक्सिनेट। ठीक है, अब ये एंजाइम पहली बार सुन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 11th में जब टीसीए साइकिल पढ़े थे, क्रैब साइकिल, वहां पे ये एंजाइम आया था आपके पास। इसका एक सबस्ट्रेट है सक्सिनेट। सक्सिनेट के जैसा दिखने वाला है ना, उसको अपन बोलते हैं इनहिबिटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। इसी के जैसा दिखता है, इसका नाम है मेलोनोएट। मेलोनोएट, मेलोनेट। ये मेलोनेट सक्सिनेट के जैसा दिखता है, तो ये जाके क्या करता है, यहां जाके बैठ जाता है और एंजाइम के एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। ये एग्जांपल आपको याद रखना है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो सक्सिनेट है, और सक्सिनेट से जैसे रिजेंबल करने वाला जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर उसको बोल रहे हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, है ना। इसका नाम क्या है, मेलोनेट। ये एग्जांपल आपको याद रखना है। इसको यूज करते हैं बहुत सारा एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझो सीधा सीधा, ठीक है, लास्ट लाइन लिखा हुआ है उसको आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि बैक्टीरियल का सेल वॉल किसका बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ है ना। तो अपन जैसे कुछ एंटीबायोटिक कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें एक एंटीबायोटिक ऐसा है कि सेल वॉल को, पेप्टाइडोग्लाइकेन को बनाने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम को जो सबस्ट्रेट है उसी के जैसा दिखने वाला एक कंपाउंड आप डाल दो, तो वो क्या करेगा, वो जाके उसके एक्टिव साइट में बैठ जाएगा और एंजाइम का एक्टिविटी कम हो जाएगा। एंजाइम का एक्टिविटी कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बनना बंद हो जाएगा। सेल वॉल बनना बंद हो जाएगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा। इस प्रकार से एंटीबायोटिक काम करता है ना। इसी मैकेनिज्म पे उसको हम लोग ने बनाया है। ठीक है, क्लियर। चलो, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन खत्म, एंजाइम का पूरा पार्ट लगभग यहाँ पे खत्म कर लिया अपन। अब आगे बढ़ रहे हैं और क्या देख रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड, अनदर बायोमॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। तो ये आप पहले भी बहुत सुने हो, दो प्रकार का है, एक तो डीएनए और एक आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम देखेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड ये पॉलीमर है। पॉलीमर है मतलब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। इसका मोनोमर क्या है, किससे बना है ये,
मोनोमर बोलने से सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट किससे मिलके बना है बोलने से आपका आंसर है न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक ज्वाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। डिपेंड्स कि डीएनए बन रहा है कि आरएनए बन रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड तीन चीज का मिलके बना होता है। एक तो आपके पास होगा शुगर, ठीक है, और दूसरा होगा आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस, एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। अब एक एक करके देखना है अपने को, ठीक है। शुगर, शुगर दो टाइप का हो सकता है, एक है राइबोस शुगर और दूसरा है 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर, 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब एक एक क्या करेंगे, पहले राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो राइबोस शुगर आप पढ़ोगे, एक शुगर है, शुगर को अपन इस चैप्टर में लास्ट में देखेंगे, प्रोबेबली कल देखेंगे। राइबोस शुगर के स्ट्रक्चर अगर ऐसे बनाओ तो ये 5 कार्बन का शुगर होता है ना, पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाओगे आप। अब इसमें ऊपर में इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH, तीसरे पोजीशन में OH, H, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H, ठीक है। देखो कैसे बनाना है, ये बीच में सेंटर में ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, जो कॉर्नर दिख रहा है वो कार्बन नंबर है, ये 3, ये 4 और ये 5। हमने क्या बोला, राइबोस इज ए 5 कार्बन पेंटोस शुगर। 5 कार्बन के शुगर को अपन क्या बोलते हैं, पेंटोस शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो 5 कार्बन का शुगर है, कार्बन नंबर आपने गिन लिया 5 है, क्लियर है। पहले पोजीशन में OH को ऊपर रख देना, दूसरे पोजीशन में नीचे, तीसरे पोजीशन में फिर ऊपर, ऐसे करके आप बना लेना। पहले में ऊपर, दूसरे में नीचे, तीसरे में फिर ऊपर कर देना, ठीक है। ये आपका शुगर हो गया, राइबोस शुगर। ये कौन सा शुगर है, राइबोस शुगर। अब आपको क्या बनाना है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। इसका पूरा नाम बोला था मैंने 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर। इसमें क्या करना है आपको, सेकंड पोजीशन में आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH ग्रुप, इस OH ग्रुप से ऑक्सीजन रिमूव कर देना है। कौन से पोजीशन से, सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव कर देना है। ऑक्सीजन रिमूव करने की प्रक्रिया को बोलते हैं डीऑक्सी। सामने सेकंड पोजीशन से निकाल रहे हैं इसीलिए 2-डीऑक्सी। तो ये आप फिर से सिंपल बना लो ऐसे, यहां हो गया आपका OH, H, यहाँ पे H, यहाँ OH था, लेकिन अब क्या लिखेंगे, सिर्फ H लिखेंगे क्योंकि आपने ऑक्सीजन निकाल दिया। अब यहाँ पे OH, H और यहाँ पे CH2OH और H। ध्यान रखना CH2OH 5वां नंबर कार्बन, लास्ट नंबर कार्बन रिंग के बाहर होता है, ठीक है। ये सब पॉइंट है कुछ सीखने के लिए, ठीक है। 5वां नंबर कार्बन बाहर होगा रिंग के। तो ये आपका हो गया 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर और ये हो गया राइबोस शुगर, ठीक है। राइबोस शुगर आपको मिलेगा आरएनए में, तो आरएनए में हम क्या लिख रहे हैं कि राइबोस शुगर मिलेगा, और डीएनए में क्या मिलेगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलेगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, नाइट्रोजनस बेस देखेंगे। उससे पहले आप 2 मिनट लो, एक बार बोर्ड को देखो, तो फिर मैं क्लीन करके आगे बढ़ता हूँ। चलो आगे चलते हैं।
तो पहले अपन देख रहे थे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किसका किसका बना है, शुगर का बना है, प्लस नाइट्रोजनस बेसिस का बना है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप का बना है। हम एक एक इंडिविजुअली देख रहे हैं। और एक टर्म है न्यूक्लियोटाइड के अलावा एक वर्ड और सुनोगे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ये टाइड है, ये साइड है। साइड में शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस बस होगा, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों मिला के न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। फॉस्फेट भी जोड़ दोगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्लियर? तो यहां पे आप एक चीज लिख सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इसमें कोई सिंपल सा लॉजिक है ना, फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट जोड़ दोगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, शुगर हमने देख लिया और नाइट्रोजन बेसिस देखते हैं। नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप का है? तो नाइट्रोजन बेसिस हम पढ़ेंगे 2 टाइप का, ये क्लास 11th में। और अभी अगला एक चैप्टर चालू होगा कुछ दिनों बाद, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th में। वहां पे सेम चीज जरूरत पड़ेगा, तो वहां पे ये दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वहां सीधा आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको याद रखना अभी से। नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप का, एक है प्यूरिन और दूसरा है पाइरीमिडीन। प्यूरिन आप याद रखोगे कि ये डबल मेंबर का हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, रिंग स्ट्रक्चर है। तो इसको स्ट्रक्चर अगर बनाए, हम बना रहे हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, ये जनरल स्ट्रक्चर है। प्यूरिन का जनरल स्ट्रक्चर आप बनाओगे एन 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 एन, ये इसमें ये बना के आप देखो, ये बेंजीन का रिंग है। केमिस्ट्री में हम देखते हैं सेंटर में गोला लगा दो तो बेंजीन बन जाएगा। तो आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे नाइट्रोजन और इधर साथ में पेंटागोनल, इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन ऊपर और नीचे नाइट्रोजन। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कर देना। ठीक है, सेंटर में दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड यहाँ कर देना। उसके बाद अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर देना। इसको छोड़ दो, यहाँ एक डबल बॉन्ड, इसको छोड़ दो, यहाँ एक डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ एक डाल दो। बस ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन है। इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो नंबरिंग कैसे करेंगे। इसको आप यहाँ से चालू करो, ये वाला नाइट्रोजन से पहला नंबर, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। यहाँ फिर छठवां से यहाँ इस रिंग में कूदोगे, ये सातवां, ये आठवां और ये 9वां नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर होगा। तो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, प्यूरिन आपके पास 2 टाइप का है। प्यूरिन अगर हम बात करें तो प्यूरिन आपके पास 2 टाइप का। आप जनरल स्ट्रक्चर देखें और ये देखिए कि डबल मेंबर 2 रिंग है इसमें, है ना। तो डबल मेंबर का हेट्रोसाइक्लिक, एक तो साइक्लिक है। हेट्रो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्बन के साथ साथ में बीच बीच में कौन है, नाइट्रोजन है। अगर खाली कार्बन 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 होता तो होमोसाइक्लिक बोलते। हेट्रो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीच बीच में कुछ क्या, नाइट्रोजन है। अब प्यूरिन आपके पास 2 टाइप का है, एक है एडेनिन जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा है गुआनिन जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एडेनिन का मतलब होता है, इसका अगर फॉर्मूला देखोगे 6 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन, इसको आप बोलते हो एडेनिन। इसका मतलब ये है, आप सिंपल जनरल स्ट्रक्चर बना लो ऐसे, ये जनरल स्ट्रक्चर बन गया। इसमें क्या कर दो, छठवें पोजीशन में, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6th पोजीशन में क्या लगा दो, अमीनो लगा दो, NH2। ये आपका क्या हो गया, एडेनिन हो गया। क्लियर है? वैसे ही गुआनिन को देखोगे तो गुआनिन क्या है, गुआनिन को लिखोगे 2-ऑक्सी 4-अमीनो, सॉरी 4-ऑक्सी 2-अमीनो प्यूरिन, 4-ऑक्सी 2-अमीनो प्यूरिन, ये क्या हो गया, गुआनिन। ठीक है, इसको याद कर लो 4-ऑक्सी। तो आपको क्या करना है, चौथे पोजीशन पे ले जाके आपको क्या लगाना है, सॉरी गड़बड़ हो गया, 2-ऑक्सी 1 2 3 4 5 6
6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, ये गुआनिन हो गया। तो इसको आपको याद रखना है, एडेनिन को ए से, गुआनिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे चलते हैं पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन ये सिंगल रिंग है, सिंगल मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये सिंपल N, ये ठीक है, हेक्सागोनल। ऐसे बना लो और वापस वैसे ही बॉन्ड कर दो, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। लेकिन इस बार अपन क्या करेंगे, नंबरिंग चेंज करेंगे। इस बार नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाला M से। इसको नंबर दिए 1 और इस बार क्लॉकवाइज घूमेंगे। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए थे यहाँ से, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे यहाँ से। नीचे 1, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ये आपका हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन। पायरिमिडीन आपके पास 3 टाइप का है। पायरिमिडीन आपके पास 3 टाइप का, कौन कौन सा? सबसे पहला यूरेसिल। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, यूरेसिल। यूरेसिल को हम बोलते हैं, यूरेसिल यहाँ लिख लेते हैं, चलो यूरेसिल को आप लिखते हो कि 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन, 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। इसका मतलब आप सिंपल ये बनाओ ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप। तो ये आपका यूरेसिल हो गया, क्लियर। अब इसमें अगर 5वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दो तो ये थाइमीन बन जाता है। तो ये तीसरा यहाँ पे लिख रहे हैं थाइमीन। यूरेसिल को यू से, थाइमीन को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। थाइमीन को क्या है, 5 मिथाइलेटेड यूरेसिल बोलते हैं, 5 मिथाइलेटेड यूरेसिल बोलते हैं। इसका मतलब 5वां पोजीशन पे आप अगर मिथाइल लगा दो और 2,4 डाईऑक्सी रहे, यूरेसिल रहे, तो इसको आप क्या बोल दोगे, थाइमीन। सिंपल सा 5 मिथाइलेटेड यूरेसिल। तो इसका स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रहा हूं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे साइटोसिन। साइटोसिन को आप रिप्रेजेंट करते हो सी से। साइटोसिन क्या है, 4 अमीनो 2 डीऑक्सी 2 ऑक्सी पायरिमिडीन, 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन। या फिर आप शॉर्टकट में ये बोल सकते हो, 4th पोजीशन में यूरेसिल आपके पास है, सेकंड पोजीशन में आपके पास क्या है, ऑक्सी ग्रुप है, 4th पोजीशन में भी क्या है, ऑक्सी ग्रुप है। 4th पोजीशन पे आप अमीनो लगा दो, ऑक्सी हटा के क्या लगा दो, अमीनो लगा दो, NH2 लगा दो, और ये सेम रहेगा। इसी को आप क्या बोलते हो, साइटोसिन, क्लियर। तो ये आपका पायरिमिडीन भी हो गया, ठीक है। अब डीएनए में हम क्या बोलते हैं कि डीएनए के आगे बढ़ेंगे तो आपके पास 2 चीज न्यूक्लिक एसिड में पढ़ना है, एक डीएनए और एक आरएनए। इसके बीच डिफरेंस लिखें तो डीएनए को आप क्या बोलोगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें राइबोस शुगर है इसलिए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर है इसलिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है और यहाँ पे राइबोस शुगर होता है, बस, ठीक। एक बात ये हो गया। दूसरी बात, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे A, T, G और C होता है। यहाँ पे A, T के बदले यहाँ पे U होता है, ठीक है। आरएनए में T की जगह, थाइमिन की जगह क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा। तो A, U, G, C ये मिलेगा, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 लड़ी होगा, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। चलो इतना बेसिक अपन कवर किए। इसके बाद थोड़ा डिटेल में अभी आगे जाते हैं कि तीसरा नंबर देखेंगे फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोसाइड बना के देखेंगे और न्यूक्लियोसाइड के बाद न्यूक्लियोटाइड बना के देखेंगे।
तो एक बार आप जनरल स्ट्रक्चर और जो भी बोर्ड में दिया है इसको देखो 2 मिनट, फिर आगे बढ़ो। चलो एक न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, ये बनाते हैं। तो चलो आपके पास ये शुगर है, चलो अभी राइबोस शुगर ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास OH H OH, तीसरे में पलट देना है तो OH ये, और यहाँ पे CH2OH और H, ये हो गया आपका शुगर। शुगर में आप क्या लगाना है अपने को? नाइट्रोजनस बेसिस लगाना है। तो चलो क्या करते हैं, पायरिमिडीन ले लेते हैं। ये क्या ले रहे हैं? पायरिमिडीन ले रहे हैं। तो ये सिंगल मेंबर का रिंग है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना लिए। मान लो अपन क्या ले रहे हैं? यूरेसिन ले लेते हैं, 2,4 डाइऑक्सी, 1 2 3 4 5 6 है ना, 2,4 डाइऑक्सी मतलब यूरेसिन ले लिए, ठीक है। यहाँ पे N में, यहाँ पे H के साथ में ये वाला OH वाटर बना के निकल जाएगा, ये H के साथ में ये OH वाटर बन के निकल जाएगा। तो इससे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे इससे एक बॉन्ड बन गया, ऐसे ये शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेसिस कनेक्ट हो गया, ठीक है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, देखो सामने क्या है? N है ना, नाइट्रोजन। तो N, ये नंबर कौन सा था? 1 नंबर था। पायरिमिडीन में नंबर क्या था नाइट्रोजन का? 1 था।
तो N1 कार्बन का नंबर भी 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N11 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये पहला पॉइंट कि आप इसमें याद रखो कि पायरिमिडीन जो होता है वो शुगर के साथ में नाइट्रोजन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये याद रखोगे कि प्यूरिन, अगर नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है तो प्यूरिन फॉर्म्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विथ नाइट्रोजन नंबर 9, 9वां नंबर नाइट्रोजन से बनाएगा बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ देख लो, ये आपका शुगर है, तो यहाँ पे ये छोटा वाला रिंग और ये बड़ा वाला रिंग। ठीक है, तो आपका डबल मेम्ब्रेन रिंग था ना, इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इसको ड्रॉ भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये यहाँ पे N, यहाँ पे N, उसके बाद N, ये N, ऐसे। ठीक है, तो ये जो कौन सा नंबर है, ये वहां से चालू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9वां नंबर नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनेगा प्यूरिन का। अगर नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है तो बॉन्ड बनेगा 9वां नंबर नाइट्रोजन के साथ में। अगर नाइट्रोजन बेस पायरिमिडीन है तो बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन नंबर 1 के साथ में। बॉन्ड का नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इतना पॉइंट आप याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट पूछेगा आपको प्यूरिन कौन से नंबर नाइट्रोजन के साथ में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। प्यूरिन आप बोलोगे 9वां नंबर के साथ में, पायरिमिडीन पूछेगा तो पहला नंबर के साथ में। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, न्यूक्लियोसाइड बन गया। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, अब एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया, अब क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। चलो इसको मिटा के बड़ा बनाना पड़ेगा थोड़ा। ये सेंटर में मैं शुगर ले लेता हूं, तो यहाँ पे अपन ऊपर क्या किए, मान लो कि एक तो ये सिंपल इसको एक दे दे रहे हैं कि ये शुगर है, बार बार स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, ये शुगर है। ठीक है, यहाँ पे H OH, ये OH, ये H, और इधर CH2OH, CH2OH को मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, CH2OH इधर लिख दिया OH को। ठीक है, और यहाँ पे H। अब फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा क्या लगाना है, फॉस्फेट ग्रुप लगाना है। तो फॉस्फेट ग्रुप आपको होता है, यहाँ लिख लेते हैं फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो H3PO4 से मिलता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड से ही फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। चलो P डबल बॉन्ड O OH OH OH, ये हो गया H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये वाला OH और ये वाला OH से ये वाटर बन के निकल जाएगा, है ना। ये क्या बन के निकल जाएगा, वाटर बन के निकल गया। तो इसको अगर हम बॉन्ड बनाएं तो ये आपका शुगर, या आपका शुगर लिख दिया इसको, ये नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन बेस, और इधर में आपका वही सब H OH OH H, और यहाँ पे आपका CH2। उसके बाद ये देखो, यहाँ से OH, ये वाला OH वाटर बन के निकल गया, तो बचा क्या, O बचा, है ना। तो ये O, उसके बाद क्या बचा, P डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर OH। सही है, क्लियर। अब ध्यान देना इसको, बात को, इसको क्या बोलते हैं, ये CH2OH, OH ग्रुप को केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं कि ये बेसिक है, अल्कोहल है बोलते हैं ना, अल्कोहल। ठीक है, और इसको क्या, ये क्या है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये एसिड है। एसिड और अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको आप क्या बोलते हो, ईस्टर बॉन्ड बोलते हो। तो एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू ईस्टर बनता है, और जो बॉन्ड बनता है उसको ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं।
क्योंकि यहाँ पे फॉस्फो है सामने आपके पास, तो इस बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्लियर? ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया मोनोफॉस्फेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये नाइट्रोजन बेस एडेनिन है, नाइट्रोजन बेस क्या है, एडेनिन है, तो इसको आप क्या बोलोगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलोगे इसको, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक फॉस्फेट लगा इसीलिए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद एक और फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे, तो फिर चलो जैसे देखो P डबल बॉन्ड OH OH और इधर OH। अब ये OH ये वाटर बन के निकल लिए। ठीक है, वाटर बन के निकल लिया तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा वापस, OH निकल गया, बीच में क्या बचा, सिर्फ O बचा। क्लियर है? ठीक है ना, OH यहाँ से वाटर बन के निकल गया तो आपके पास क्या बचेगा, O बचेगा सिर्फ। ठीक है, अब ये देखो ये क्या था, एसिड था, ये भी क्या था, एसिड था। दो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको एनहाइड्राइड बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोल रहे हैं, एनहाइड्राइड बॉन्ड, क्योंकि यहाँ के फॉस्फो है तो इसको हम बोल देंगे फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ADP बन गया। पहले AMP बना था, अब दो फॉस्फेट लग गया तो ADP बन गया। इसमें एक फॉस्फेट और जोड़ लो ऐसे ही करके सेम। ठीक है, तो एक फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड और बन जाएगा। ठीक है, तो ADP में एक फॉस्फेट और जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ATP मिल जाएगा ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिल जाएगा, जो आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे बेस बदलते जाओ, एक बार ATP बना, कभी GTP बने, कभी CTP बने, कभी TTP, कभी UTP, यही सब क्या है आपका न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, एक बार इसको देखो, फिर हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का नाम लिख रहे हैं। चलो जल्दी फटाफट कंप्लीट करो। चलो इसको समराइज करते हैं, फाइनल एक लिस्ट लिखते हैं। चलो मान लो आपके पास ये रहा शुगर, सेकंड में यहाँ लिखते हैं नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड कौन सा बनेगा,
ठीक है। फिर लिख रहे हैं नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, सही है। चलो शुगर अपन ले लेते हैं राइबोस शुगर कौन सा ले लिए, राइबोस। नाइट्रोजन बेस पहले क्या करते हैं, प्यूरिन ले लेते हैं। तो प्यूरिन सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एडेनिन। क्या ले लेते हैं, एडेनिन। तो एडेनिन प्लस राइबोस शुगर जो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं राइबोस प्लस अगला कौन सा है, गुआनिन, नाइट्रोजन बेस। ये क्या है, ये दोनों प्यूरिन है, इससे जो बनेगा उसको बोलेंगे गुआनोसिन, ठीक है। उसके बाद फिर राइबोस शुगर ही चल रहा है। अब ले रहे हैं पायरिमिडिन में पहले लेते हैं साइटोसिन के साथ में राइबोस जो बनाएगा न्यूक्लियोसाइड उसका नाम है साइटिडीन। उसके बाद राइबोस प्लस यूरेसिल है ना, पायरिमिडिन है ये भी, इससे बनेगा यूरिडीन। उसके बाद राइबोस प्लस आपके पास यूरेसिल हो गया, अब क्या बचा, थाइमिन, इससे बनेगा थाइमिन। तो आपको ये याद रखना है, ये तीनों क्या है, पायरिमिडिन, ठीक है। तो आपको पहचानने आना चाहिए, ये नाम दे दिया, आपको बोलेगा क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है, नाइट्रोजन बेस है कि न्यूक्लियोटाइड है, तो आपको पहचानने आना चाहिए। एडेनिन प्यूरिन के साथ में, प्यूरिन मतलब एडेनिन और गुआनिन, क्या हो गया बेटा, ब्लड दिख रहा है अभी, ब्लर है कि ठीक है, ठीक है। चलो मैं अपने तरफ से जूम कर दिया हूँ, बाकी नेटवर्क इशू होगा तो शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एडेनिन, अच्छा प्यूरिन मतलब एडेनिन और गुआनिन जो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे उसको आप बोलोगे सीन मतलब एडिनोसिन गुआनोसिन। और पायरिमिडिन के साथ चलता है डीन, यूरिडीन, साइटिडीन और थाइमिडिन। याद रखना ये सीन ये डीन, ठीक है। तो पार्ट में पार्ट डालेगा ना, वैसे ही याद रखो इसको, ये सीन ये डीन। पायरिमिडिन के साथ में सबको डीन, साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडिन, और इधर एडिनोसिन गुआनोसिन। नंबर ऑफ फॉस्फेट के बाद क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ फॉस्फेट जैसे एडेनिन है, अगर नंबर ऑफ फॉस्फेट 1 है तो आप लिखोगे AMP, क्या लिखोगे, AMP। उसके बाद नंबर ऑफ फॉस्फेट 2 है तो ADP, नंबर ऑफ फॉस्फेट 3 है तो ATP। इसको फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, एडिनोसिन, पहले लिखोगे न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, सिंपल। तो सामने पहले न्यूक्लियोसाइड लिखना है प्लस फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देना है, इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सही नाम आपको कैसे लिखना है ये याद रहना चाहिए, है ना। फॉस्फेट मतलब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ने से न्यूक्लियोटाइड बन जाता है ना, न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, AMP, ADP, ATP। वैसे यहाँ पे क्या बनेगा, GMP, GDP और GTP। ये आपको बार बार जरूरत पड़ता रहता है ना, CMP, CDP और CTP। इधर UMP, UDP और UTP, इधर TMP, TDP और TTP। अब एक लास्ट पॉइंट, अगर शुगर राइबोस नहीं है, ठीक है, शुगर अगर राइबोस नहीं है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है, और ये मान लो कि एडेनिन है, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड का नाम बन जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे बन जाएगा DAMP, DADP और DTTP। सिंपल है ना, बस सबके सामने क्या लगा देना है, डीऑक्सी लगा देना है। डीऑक्सी एडिनोसिन के सामने डीऑक्सी एडिनोसिन,
डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या हुआ बेटा? ब्लर दिख रहा है, वो आपका क्या है, नेटवर्क स्लो होगा तो लोड होने में टाइम ले रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये पूरे बोर्ड पे फुल जूम में है एकदम, बोर्ड के आजू बाजू को भी कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा बोर्ड दिखा रहा हूँ एकदम काट के जूम करके। नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा होगा तो उसके कारण कभी अच्छा दिख रहा है, कभी बीच में गड़बड़ हो रहा होगा। अभी दिख रहा है क्या? केएसपी दिख रहा है अभी? कुछ भी नहीं दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? हाँ, दूसरे स्कूल में दिख रहा है क्या? कोई रिस्पॉन्स दे? आस्था विद्या मंदिर उधर दिख रहा है क्या? हाँ, सब इधर में प्रॉब्लम चल रहा है। अब दिख रहा है ना? हाँ, ये नेटवर्क इशू है, नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलो अब ये लिस्ट को आप क्या करना है, यूट्यूब से उसका फोटो खींच के फटाफट इसको टेबल बना लेना अपने कॉपी में। नाम किसका क्या है याद रहना चाहिए, किसको क्या बोलते हैं समझ में आना जरूरी है। इसी के हिसाब से डीएनए पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़े इसको मिटा के? क्या बोलोगे? लिखेगा? चलो लिखो। चलो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, 5 मिनट एक डीएनए बस देख लेते हैं, फिर उसके बाद लीव करेंगे क्लास ना। हाँ, इसको नहीं मिटा रहा है। 5 मिनट दोगे मेरे को तो मैं थोड़ा सा डीएनए डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद क्लास ओवर कर लेंगे, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं मिनिमम जितना अभी जरूरत है, फिर अगले चैप्टर में फिर देखेंगे दोबारा। तो डीएनए कैसा होता है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, दो रज्जुका होती हैं, दो स्ट्रैंड होता है तो डबल स्ट्रैंडेड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक साइड 5 डेज होता है और इस साइड क्या होता है 3 डेज होता है। इधर 3 डेज 5 डेज होगा और इधर 3 डेज होगा।
इसका मतलब 5 डेज से 3 डेज और 3 डेज से 5 डेज एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये 5 डेज क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो अभी अपन स्ट्रक्चर बनाए थे, याद होगा, ऐसे शुगर बनाए थे न्यूक्लियोटाइड में ना। ये 5वां नंबर कार्बन था CH2OH, इसमें फॉस्फेट जोड़े थे ना, फॉस्फेट 3 तो जोड़े थे। ये 5वां नंबर कार्बन, ये 5 डेज है, इसी को अपन बोल रहे हैं 5 डेज। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, 5 डेज में कौन होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है, याद रखना। और ये तीसरा नंबर, ये शुगर का देखोगे तो 1 2 3, ये तीसरा नंबर, यहाँ पे कौन होता है? OH ग्रुप होता है। ये यहाँ जाके खत्म हो रहा है 3 डेज OH ग्रुप। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड 5 डेज फॉस्फेट से लेके 3 डेज चलेगा, तो दूसरा स्ट्रैंड 3 डेज से लेके 5 डेज चलेगा। एंटी पैरेलल होते हैं, समांतर नहीं होते, पैरेलल नहीं होते, एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, फिर एक कंप्लीट टर्म को यहां से चालू हुआ और ये जाके ये पूरा कंप्लीट हुआ। एक कंप्लीट टर्म को पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं। एक कंप्लीट टर्म को हम क्या बोलते हैं? पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं। इसका लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हो 3.4 नैनोमीटर में। क्लियर है? और इस पूरे टर्म में 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर, एक कंप्लीट टर्म में 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 और 5 10 बेस पेयर होते हैं एक कंप्लीट टर्म में। तो 10 बेस पेयर के टोटल डिस्टेंस कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 नैनोमीटर। तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला है ना। अगर 10 बेस पेयर इतना में आते हैं तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो आप क्या करोगे? इसको डिवाइड बाय 10 कर लोगे, है ना। 34 को डिवाइड बाय 10 कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप लिख सकते हो 3.4 नैनोमीटर था, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 0.34 नैनोमीटर। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। क्लियर है? इतना याद रखना। उसके बाद इसका ये जो चौड़ाई है, ये डायमीटर यहां से लेके यहां तक, इसका लेंथ होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और 0.2 नैनोमीटर। नैनोमीटर लिखोगे तो एक पॉइंट कम कर दोगे, पॉइंट लगा दोगे ना। 20 से बड़ा यूनिट नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को 20 से 0.2 कर दिए। ठीक है, तो इतना डिटेल आप डीएनए के लिए कम से कम याद रखना इस चैप्टर के लिए कि एक टर्म को पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम होता है, 3.4 नैनोमीटर बोल सकते हो। और यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, टोटल 10 बेस पेयर, और डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम है। इतना याद रख लेना। ठीक है, चलो फिर यहीं पे क्लास खत्म कर रहा हूँ। कल इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाएंगे, इसी डाटा पे एक क्वेश्चन बनाएंगे और लिपिड चालू करेंगे कल। और प्रॉब्ली आपके माइनर टेस्ट में आपको बायोमॉलिक्यूल्स का कुछ पोर्शन और लिविंग वर्ड का कुछ पोर्शन दोनों मिला के देने का प्लान है। कल फ्राइडे है ना, कल मैं फाइनल बता दूंगा कि क्या आने वाला है। ठीक है, प्रिपेयर करो। चलो, थैंक यू ऑल, लेट्स मीट टुमारो।